आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस क्या होते हैं, इनसे संबंधित समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात नियम को स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है। आप देखिए कि त्रिज्या अनुपात के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। ये त्रिज्या अनुपात का नियम दीजिए, इसकी सहायता से समान संख्या तथा क्रिस्टल संरचना किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, हमको समझाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आयनिक ठोस था। तो ये मैं बता चुका इससे पहले भी कि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक क्रिस्टल, एक होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, एक होता है धात्विक क्रिस्टल और एक होता है आणविक क्रिस्टल। तो हमने पढ़े थे इससे पहले कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनते हैं। अर्थात धन आयन और ऋण आयन के मध्य एक आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसके कारण वे क्रिस्टल का निर्माण करेंगे और जो उनमें बंध होगा उसे हम आयनिक बंध कहेंगे और जो आयन होंगे उसे हम धन आयन और ऋण आयन कहेंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है। अब आप ध्यान देना, अगली बात आती है अपनी किसके बारे में, समन्वय संख्या के बारे में। तो कोई धन आयन जितने ऋण आयन से घिरा होता है उसे उस धन आयन के समन्वय संख्या कहते हैं, और कोई ऋण आयन जितने धन आयन से घिरा होता है उसे उस ऋण आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या को हम लोग पड़ोसी संख्या भी कह सकते हैं या विपरीत आवेश वाली संख्या भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि धन आवेश को ऋण आवेश घेरेगा और ऋण आवेश को धन आवेश घेरेगा। अब आगे देखिए, अब आप लोग अब बात आती त्रिज्या अनुपात की। तो धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो RC है, R मतलब होता है रेडियस और C मतलब होता है केटायन। तो केटायन को ही हम धन आयन बोलते हैं और एन आयन की त्रिज्या मतलब होता है RA, R मतलब रेडियस, A मतलब एन आयन। तो धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात के मान की सहायता से केटायन और एनायन की समन्वय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमको टेबल देखना पड़ेगा। यहाँ पर त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है और इसका मान 0.15 से कम है। आप ये समझ जाना कि उसकी समन्वय संख्या 2 होंगी, उसकी संरचना रेखीय होंगी और वो HF का उदाहरण है। मतलब हम त्रिज्या अनुपात की सहायता से किसी भी क्रिस्टल की समन्वय संख्या, क्रिस्टल संख्या, संरचना का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर मान लो हमारी धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात 0.15 से 0.025 के मध्य आए तो आप ये समझ जाइए कि उसकी समन्वय संख्या 3 होंगी और उसकी संरचना त्रिभुजीय होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा त्रिज्या अनुपात है हम उसकी सहायता से उसकी समन्वय संख्या और संरचना का अध्ययन भी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे लिखा हुआ है यह मान जितना अधिक होता है केटायन की समन्वय संख्या उतनी ही अधिक होती है। आप देखिए यहाँ मान 0.15 है, से कम है तो 2 है, फिर मान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसकी समन्वय संख्या भी बढ़ रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि त्रिज्या अनुपात का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा उसकी समन्वय संख्या भी उतनी ही अधिक होंगी। त्रिज्या अनुपात नियम को आगे पढ़ने पे आपको समझ में आएगा। यहाँ त्रिज्या अनुपात नियम है, किसी आयनिक ठोस को त्रिज्या अनुपात का वह प्रभाव है जो उसकी समन्वय संख्या ज्यामिति की भविष्यवाणी करता है, त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। तो त्रिज्या अनुपात के नियम की सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल की समन्वय संख्या और क्रिस्टल संरचना का पता लगा सकते हैं। इसे हम त्रिज्या अनुपात का नियम कहते हैं। आयनिक ठोसों की संरचना एवं समन्वय संख्या के लिए विभिन्न सीमांतकारी त्रिज्याओं के अनुपात निम्नांकित चित्र में सारणी में दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दें कि अभी तक हमने यहाँ पर 3 पॉइंट कवर किए हैं। पहला पॉइंट क्या था, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं। और चौथा पॉइंट त्रिज्या अनुपात का नियम है। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आयनिक क्रिस्टल में जो रचक कण होते हैं
वे धन आयन और ऋण आयन होते हैं। धन आयन और ऋण आयन होने के कारण इनके मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जिसे हम आयनिक बल कहते हैं, और धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। फिर बात आती है समान संख्या की। तो आपको इससे पहले बताया था मैंने कि कोई धन आयन जितने ऋण आयन से घिरा होता है उसे उस धन आयन की समान संख्या कहते हैं, और कोई ऋण आयन जितने धन आयन से घिरा होता है उसे उस ऋण आयन की समान संख्या कहते हैं। मतलब धन को ऋण घेरता है और ऋण को धन घेरता है। जितना ऋण घेरता है उतनी उसकी समान संख्या होती है, और जितना धन घेरता है उतनी उसकी समान संख्या होती है। जैसे आपने 12वीं पढ़े होंगे, NaCl की समान संख्या 6:6 आती थी, अर्थात 6 धन आयन एक Cl को घेरे हुए है और एक Cl माइनस को 6 N+ घेरे हुए है। इसका मतलब यह है कि NaCl की संरचना को आप जब देखोगे तो उसकी समान संख्या 6:6 होती है, जिसका मतलब ये होता है कि एक Na+ को 6 Cl- घेरते हैं और एक Cl- को 6 Na+ घेरते हैं। अब बात आती है त्रिज्या अनुपात की। तो हमें पढ़ चुके हैं केटायन की त्रिज्या और एनायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात की मान की सहायता से केटायन और एनायन की समान संख्या ज्ञात की जा सकती है। यह मान जितना अधिक होता है केटायन की समान संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। अतः त्रिज्या अनुपात पर समान संख्या के साथ साथ क्रिस्टल की ज्यामिति भी निर्भर करती है। आप यहाँ देखिए, इसको समझने पर अगर त्रिज्या अनुपात 0.15 है तो समान संख्या 2 होंगी, आकृति रेखीय होंगी। इसका मतलब क्या है, त्रिज्या अनुपात पर किसने निर्भर किया, समान संख्या ने और उसकी संरचना ने। यहाँ लिखा हुआ है त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं भी दी हुई है। त्रिज्या अनुपात के नियम के आधार पर किसी आयनिक ठोस की संरचना एवं ज्यामिति का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। 100% के साथ संरचना आदि की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसकी निम्न कारण है। ये बोल रहा है जिस प्रकार आपने यहाँ देखे कि अनुपात इतना है तो समान संख्या इतनी, आकृति ये होंगी, ऐसा केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है, उसका गलत होने का कारण निम्न दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए आयनों की त्रिज्या परिशुद्ध मान ज्ञात होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अगर हमें आयनिक त्रिज्या अनुपात निकालना है तो हमें धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या भी मालूम चाहिए, जो एकदम सही मान मालूम चाहिए, मगर इसका सही मान ज्ञात करना एक मुश्किल कार्य होता है। फिर गोलाकार आयन। आयनिक क्रिस्टल में आयन कठोर अप्रस्थित गोले के समान व्यवहार नहीं करते, जबकि आयनों को हमेशा गोलाकार मानते हैं। हम जब आयनिक त्रिज्या निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा आयन है वो गोलाकार भी है, कठोर भी है, मगर परंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा मानने से सही और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कैटायन के द्वारा एनायन का थोड़ा ध्रुवण हो जाता है, जिससे आंशिक सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न हो जाता है और त्रिज्या अनुपात में अंतर आ जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि होता क्या है कि केट आयन के द्वारा एन आयन का थोड़ा सा ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाता है और आयनिक त्रिज्या अनुपात का अंतर बदल जाता है। उदाहरण के लिए AgI के लिए R अनुपात R- अनुपात 0.5 होता है, जिससे इसकी समान संख्या 6 पता चलती है, जबकि वास्तव में इसकी समान कितनी होती है, 4 होती है। इसी प्रकार ZnO का HgS का लगभग 0.5 से अधिक होता है, किंतु इसकी संख्या कैसे की चतुष्फलकीय होती है। भिन्न भिन्न समन्वय संख्या में पाए जाना। कुछ यौगिक भिन्न भिन्न समन्वय संख्या वाले एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में एन आयन प्रतिकर्षण के कारण अंतर नाभिक की दूरी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण TiCl की क्रिस्टल संरचना में NaCl के समान होती है, जिससे अंतर नाभिक की दूरी 4.1 एंगस्ट्रॉम होती है, किंतु यह CsCl के भी ग्रहण कर लेता है, जिससे समसंख्या 8 तथा अंतर नाभिक की दूरी 3.30 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी प्रकार है केटायन का ध्रुवण। केटायन को प्रभावित एनायन त्रिज्या से प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप त्रिज्या अनुपात परिवर्तित हो जाता है। मतलब केटायन के ध्रुवण के कारण भी
उसकी त्रिज्यानुपात का मान बदल सकता है। तो इसकी सीमाएं थी, जो 4 सीमाएं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है।